Hello friends, how are you? I hope you are all fine and continue with the series. So आज हम देखने वाले शेयर कैपिटल चैप्टर का दी एंड यानी एमसीक्यू से उसको हम एंड करेंगे क्योंकि हमने थियोरिकल पार्ट और जो भी प्रैक्टिकल पार्ट देखना था वो तो हमने देख लिया। अभी विदाउट डिले हम एमसीक्यू देख लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हम कितने परफेक्ट है इस चैप्टर में। और हाँ, जिसने भी आगे के 4 वीडियोस नहीं देखे फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं वो देख ले, क्योंकि अगर आपको एमसीक्यू में परफेक्शन लाना है ना तो वो तो जरूरी बनता है, इसलिए आपको वो करना ही पड़ेगा। और वही तो हमारा इरादा है, वही तो हमारी विश है और वो विश आपको पूरी करनी है। क्लियर? तो चलो विदाउट डिले वी विल स्टार्ट द एमसीक्यू सीरीज। एमसीक्यू की जो हम यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन देखने वाले, तो आपको पता तो चले कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हालांकि आपने प्री बोर्ड में तो देखा होगा, लेकिन आपको और क्लियर होना है कि हाँ भाई सीबीएसई की एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ऐसा एक मैंने एफर्ट किया है ताकि आपको थोड़ी हेल्प मिले, थोड़ा सपोर्ट मिले, और उस तरह के क्वेश्चन मैंने थोड़े यहाँ पे निकाले हैं और उसी की हम प्रैक्टिस अभी करेंगे। और वो भी कितने टाइम में करना है, किस तरह से सॉल्व होता है, वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा यहाँ पे। तो सभी टाइप के क्वेश्चन हम देखने वाले यहाँ पे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर इज share issued by company to its employees or directors at a discount are called, wait a minute, अभी यहाँ पे share issued by company to its employees और directors, अगर अपने डायरेक्टर से अपने एम्प्लॉय को अगर शेयर इश्यू होता है एट ए डिस्काउंट तो उसको हम क्या बोलेंगे? इट विल बी कॉल्ड एज अ स्वीट इक्विटी शेयर्स। याद रखना ये वर्ड कि अगर एम्प्लॉयज या तो डायरेक्टर को शेयर इश्यू किए जाते हैं then it will be called as a sweet equity shares. So फर्स्ट वाला जो था वो तो यही आएगा। अभी ये स्वीट इक्विटी शेयर्स वाला दूसरा ऑप्शन तो यहाँ पे है ही नहीं, तो सीधी बात है कि दूसरा ऑप्शन जो यहाँ पे दिया कैपिटल लॉस, इट विल बी हियर। अभी क्या है वो भी हम पढ़ लेते हैं। When such shares are issued, the amount of discount on issue of shares is in the nature of issue capital loss for the company. वो कैपिटल लॉस होगा क्योंकि कंपनी डिस्काउंट से इश्यू कर रही है, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए कैपिटल लॉस। और वो तो हमें पता चल गया क्योंकि पहला वाला सही है तो ऑफ कोर्स दूसरा वाला उसके साथ ही आएगा और बाकी के 3 ऑप्शन वहां पे नहीं आएंगे। सो इस तरह से आपको फटाफट ये एमसीक्यू जो है वो हमें सोल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू में जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल इज नॉट शोन इन द कंपनीज बैलेंस शीट? बैलेंस शीट में कौन सी टाइप की कैपिटल शो नहीं होती है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, ऑथराइज कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल एंड रिजर्व कैपिटल। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। रिजर्व कैपिटल विल नॉट बी शोन इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में वो नहीं दिखाती है। हम ऑथराइज कैपिटल या तो सब्सक्राइब कैपिटल या तो इश्यूड कैपिटल जो भी वो हम दिखाते हैं, लेकिन रिजर्व कैपिटल वहां पे कभी नहीं होती है। नेक्स्ट, the fact of blank is not recorded in the books, यानी कि यहां पे कौन सा फैक्ट बुक में रिकॉर्ड नहीं होता है? तो यहां पे 4 ऑप्शन दिए, ओवर सब्सक्रिप्शन, देन अंडर सब्सक्रिप्शन, फोरफीचर ऑफ शेयर्स एंड री इश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। इसमें से कौन सा फैक्ट रिकॉर्ड नहीं होता? तो याद रखना ओवर सब्सक्रिप्शन का, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन जब होता है तो वो तो एक अच्छी बात है कंपनी के लिए, कंपनी की एक रेपुटेशन वहां पे, इसलिए वहां पे ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया तो उसका रीजन हमें बताने की जरूरत नहीं, उसका फैक्ट हमें बताने की जरूरत नहीं है। सो इट इज द राइट आंसर, ओवर सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, उसका हमें रिकॉर्डिंग नहीं करना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज, पे शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर अलॉटमेंट अकाउंट किस टाइप के अकाउंट है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल एंड नन ऑफ दिस। तो देखो भाई, एक सीधी बात मैं बोलता हूं, ये शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर अलॉटमेंट का पैसा एज ए पर्सन शेयर होल्डर में देने वाला है। तो द कंपनी इज आस्किंग फॉर दिस मनी फ्रॉम द शेयर होल्डर एंड शेयर होल्डर इज द पर्सन, इट मीन्स देयर विल बी ए पर्सनल अकाउंट। यहाँ पे पर्सनल अकाउंट ही आएगा, रियल अकाउंट नहीं आएगा, नॉमिनल अकाउंट भी नहीं आ सकता। सो वन एंड ओनली इज पर्सनल अकाउंट, सो इट इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट इज एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 द अमाउंट रिसीव्ड एज अ प्रीमियम ऑन सिक्योरिटी कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर, यानी कि अगर कंपनी प्रीमियम से शेयर इश्यू करती है और उसके ऊपर प्रीमियम की अमाउंट जो मिली है तो वो प्रीमियम की अमाउंट कंपनी यूज नहीं कर सकती। लेकिन कहां पे वो हमें मालूम होना चाहिए। तो यहां पे 4 ऑप्शन दिए। इश्यूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर टू द मेंबर्स, अपने मेंबर्स को बोनस शेयर इश्यू करने के लिए पहला ऑप्शन दिया। फिर दूसरा ऑप्शन परचेज ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट को परचेज करने के लिए। राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अपने जो भी रेगुलर खर्चे होते हैं उसको राइटिंग ऑफ यानी कि उसको रिटर्न ऑफ करने, पूरा करने के लिए, खत्म करने के लिए। बायबैक ऑफ इट्स ओन शेयर्स, ओन शेयर अपने खुद के शेयर बायबैक यानी कि वापस खरीदना है पब्लिक के पास से। तो ये 4 पर्पस यहां पे दिए, 4 ऑप्शन यहां पे दिए। इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है, यानी कि कौन से ऑप्शन में कंपनी प्रीमियम यूज नहीं कर सकती। तो सही आंसर है परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। अभी इसके साथ मैं आपको कुछ क्लियर करना चाहता हूं कि जो भी प्रीमियम की अमाउंट है वो किस पर्पस में यूज की जा सकती है। एज पर द कंपनी एक्ट 2013 देयर आर 5 पर्पस, 5 पर्पस ऐसे होते हैं जहां पे प्रीमियम की अमाउंट यूज की जाती है। याद रखना ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको ये अगर पर्पस मालूम हो गया, जैसे कि यहाँ पे मैंने 5 पर्पस बताए हैं, अगर ये पर्पस आपको मालूम है तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सा गलत है। सो द फर्स्ट इज टू इश्यू फुल्ली पेड बोनस शेयर, अगर बोनस शेयर इश्यू करना है तो वहां पे प्रीमियम की अमाउंट यूज की जाती है। टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो यहाँ पे लिखा है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। देन टू पे प्रीमियम ऑन द रिडीम्शन ऑफ प्रेफरेंस और डिबेंचर, डिबेंचर का अगर रिडीम्शन करना और उसके ऊपर प्रीमियम देना तो वहां पे प्रीमियम की अमाउंट यूज की जा सकती है। एंड नेक्स्ट सॉरी ए बी सी, हाँ, टू राइट ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, हाँ, कंपनी ने अगर कोई डिस्काउंट अलाउड किया है तो उसके ऊपर अगर रिटर्न ऑफ करना है तो वहां पे भी प्रीमियम की अमाउंट यूज की जा सकती है। एंड परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर, यानी कि बायबैक ऑफ शेयर्स, जो यहाँ पे ऑप्शन दिया था। सो यहाँ पे फिक्स एसेट परचेज का ऑप्शन दिया ही नहीं है, वो पर्पस यहाँ पे दिया ही नहीं है ये 5 में से। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज द ऑप्शन इन विच द प्रीमियम अमाउंट कैन नॉट बी यूज्ड, यानी कि अगर कोई मशीनरी खरीदनी है, फर्नीचर खरीदना है तो वहां पे प्रीमियम की अमाउंट यूज नहीं कर सकते एज पर द कंपनी एक्ट 2013। याद रखना ये। आगे बढ़ते हैं। व्हेन द शेयर्स ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शंस are subscribed fully by the public, which of the following would be the same, यानी कि कंपनी ने जितने भी शेयर ऑफर किए थे पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए और वो फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो गए हैं तो उसको क्या नाम दिया जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? क्या उसको ऑथराइज्ड कैपिटल एंड इश्यूड कैपिटल बोला जाएगा? नो, बिकॉज ऑथराइज्ड कैपिटल एंड इश्यूड कैपिटल दोनों अलग होते हैं। सो इट विल नॉट टू बी रिकॉर्डेड, इट विल नॉट बी देयर, तो ये तो गलत है। देन इश्यूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब कैपिटल, ये हो सकता है, क्योंकि इश्यूड कैपिटल यानी कंपनी ने मान लो 1 लाख शेयर इश्यू किया और पब्लिक ने पूरा का पूरा फुल्ली पेड कर दिया, तो इश्यूड एंड सब्सक्राइब दोनों अमाउंट सेम हो जाएगी। सो इट विल बी कॉल्ड एज इश्यूड एंड सब्सक्राइब। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। मनी रिसीव्ड इन एडवांस फ्रॉम शेयर होल्डर बिफोर इट इज एक्चुअली कॉल्ड अप बाय द डायरेक्टर इज, डायरेक्टर ने पैसा नहीं मंगवाया, उसके पहले एडवांस में अगर शेयर होल्डर के पास से पैसा मिल जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सही बोला आपने, हमने थियरी में देख लिया है, कॉल्स इन एडवांस। उसको कॉल्स इन एडवांस बोला जाता है। कॉल्स इन एडवांस इज अ लायबिलिटी, लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट होती है, इसलिए यहां पे कौन सा ऑप्शन आएगा? करेक्ट, क्रेडिटेड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ये आंसर आएगा। सही बोला आपने। आगे कैलकुलेटिव क्वेश्चन अभी शुरू हुए, देखो ये भी देख लेते हैं। एक्स लिमिटेड परचेज बिजनेस फ्रॉम वाई लिमिटेड बाय पेइंग ₹15 लाख। देखो भाई ये शेयर इश्यूड अदर देन कैश, ये जो हमने टॉपिक देखा था ना, बस वही है कि कंपनी कोई मशीनरी परचेज करती है या तो कोई बिजनेस परचेज करती है, उसके बदले में शेयर इश्यू करती है। तो उस कंडीशन में हमने ये देखा था कि दो चीजें हो सकती है, या तो गुडविल या तो कैपिटल रिजर्व। अगर परचेज कंसिडरेशन जो है वो नेट एसेट से ज्यादा होती है तो वहां पे उसको गुडविल बोला जाएगा,
और अगर नेट एसेट परचेज कंसिडरेशन से ज्यादा होती है तो वो कैपिटल रिजर्व बोली जाएगी। ये मैंने आपको बताया था। और अगर वो आपको नहीं मालूम, सी द वीडियो फर्स्ट एंड देन अटेंड दिस, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखो भाई यहां पे कंपनी की जो बाइंग प्राइस है जिसको हम परचेज कंसिडरेशन बोल सकते हैं, दैट इज 15 लाख। 15 लाख रुपए में कंपनी को खरीदा जा रहा है। लेकिन उसके सामने देखो एसेट कितने की थी, 18 लाख। एसेट 18 लाख की है और लायबिलिटी 4 लाख की। तो लायबिलिटीज को माइनस करते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि एसेट में से लायबिलिटी माइनस होती है और फिर हमें क्या मिलता है, एग्जैक्टली राइट आंसर, नेट एसेट मिलती है। तो 18 में से 4 गए, 14 लाख। यानी कि कंपनी को अगर हमें खरीदना है तो हमें कितना अमाउंट देना पड़ता है, मिनिमम अमाउंट 14 लाख देना पड़ेगा। लेकिन यहां पे तो ज्यादा दी जाते, देखो यहां पे 15 लाख दिए जा रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि नेट एसेट से ज्यादा वैल्यू दी जा रही। तो अगर नेट एसेट से ज्यादा वैल्यू दी जा रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे, गुडविल। क्योंकि किसी भी कंपनी की नेट एसेट से अगर उसकी परचेज प्राइस अगर ज्यादा होती है, इसका मतलब ये होता है कि वो उसकी गुडविल है। इसलिए यहां पे गुडविल अकाउंट आएगा सी। सो यहां पे लिखा था ना, देन ब्लैंक विल बी डिनोटेड डेबिटेड बाय ₹1 लाख। जो 1 लाख का जो डिफरेंस आ रहा है 15 माइनस 14, जो 1 लाख का जो डिफरेंस आ रहा है, दैट विल बी डेबिटेड एज गुडविल अकाउंट। यहां पे गुडविल अकाउंट डेबिट होगा। और एक बात सीधी बोलूं मैं, यहां पे डेबिटेड वर्ड लिखा है तो डेबिटेड यानी ये कैपिटल रिजर्व तो नहीं आएगा, एसेट भी नहीं आता है और वेंडर भी नहीं आता है। तो सीधी बात, नो बकवास, वहां पे गुडविल ही आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बंसल हेवी मशीन लिमिटेड परचेज एसेट्स वर्थ ₹4 लाख एट ₹320 फ्रॉम होंडा ट्रेडर्स लिमिटेड। देखो भाई 4 लाख की एसेट थी, लेकिन उसने कितने में खरीदी, 3,20,000 में। ओके, 3,20,000 में उसने एसेट खरीदी, समझना ध्यान से। एंड took creditors of ₹70,000 फॉर ए परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹3 लाख। यानी कि 3 लाख का परचेज कंसिडरेशन है, वो भी हम लिख देते हैं यहां पे, परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹3 लाख। ओके, नाउ पेमेंट वाज मेड बाय एनईएफटी ₹50,000। 50,000 के तो एनईएफटी कर दिया इसमें से, यानी 50,000 हम निकाल देते हैं। चलो यहाँ पे 50,000 माइनस, तो कितना बचा भाई, 2,50,000 बचा, क्योंकि 50,000 तो एनईएफटी कर दिया। ओके, जो 3 लाख देना था सामने वाले को, उसमें से 50,000 का तो हमने एनईएफटी कर दिया, बैंक थ्रू पेमेंट कर दिया हमने। रिमेनिंग अमाउंट बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड एट एन इश्यू प्राइस ऑफ ₹125। रिमेनिंग अमाउंट यानी ये 2,50,000 कैसे इश्यू किए, यानी कि उसमें शेयर इश्यू किए, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन लिखी है, देखो आप, इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड। 100 का एक शेयर फुल्ली पेड एट एन इश्यू प्राइस ऑफ ₹125। लेकिन जब शेयर इश्यू किया, जो डिसाइड किया था ₹100, लेकिन जब इश्यू किया तब कितने से इश्यू किया, 125 से। तो आपको ये प्राइस ध्यान में रखनी है, ₹125, नहीं कि ₹100। तो यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ मेनी इक्विटी शेयर्स विल बी इश्यूड एट टू होंडा ट्रेडर्स लिमिटेड। होंडा ट्रेडर्स को कितने शेयर इश्यू किए होंगे, तो मैंने बताया था आपको कि जो भी अमाउंट होती है उसको डिवाइड कर दो उसकी प्राइस से। तो इसको 125 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 125 इंटू 2 यानी 250 होता है। और यस, यहां पे हमें दिख रहा है 2000। सो 2000 शेयर्स विल बी इश्यूड टू होंडा ट्रेडर्स। सो सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 125 इंटू 2 250 होता है। सो ओनली 2 विल बी देयर, नो 25, नो 32 एंड नो 3। So these are wrong, only one is right and that is C. Correct? आगे बढ़ते हैं। 2000 shares of ₹10 on which ₹7 have been poured up. देखो भाई 2000 शेयर्स थे, अभी एक शेयर था ₹10 का, लेकिन उसमें से
₹7 कोल्ड अप किए, यानी कि कंपनी ने मंगवाए, एंड ₹5 हैज बीन पेड फॉर फॉरफिटेड, उसके ऊपर ₹5 शेयर होल्डर ने पे किया होगा और फिर वो कंपनी ने फॉरफिट कर दिया, यानी कि इसमें से ₹5 जो है वो पेड हुआ और ₹2 अनपेड, वो जो भी है, क्योंकि कंपनी ने कितना मंगवाया 7, भले शेयर की प्राइस 10 है लेकिन हमें क्या देखना है, कोल्ड अप कैपिटल ही देखनी है। तो ₹7 कोल्ड अप कैपिटल है, उसमें से ₹5 तो पेड किया, तो इसका मतलब ये हो कि ₹2 पेड नहीं किया, इसलिए कंपनी ने उसको फॉरफिट कर दिया। आगे, आउट ऑफ दिस 1500 शेयर्स आर रीइश्यूड फॉर ₹9 फुल्ली पेड। यस, मैंने आपको समझाया था फॉरफिचर के वीडियो में कि फॉरफिचर में हमें अगर ये बोला गया है फुल्ली पेड वर्ड अगर वहां पे लिखा है तो आपको भले ही यहां पे ऐसा लिखा है कि 7 कोल्ड अप, लेकिन जब आप रीइश्यू वाली एंट्री करोगे तब वहां पे आपको पूरी फेस वैल्यू बतानी है, यानी कि पूरी फेस वैल्यू कितनी है, ₹10 की है, और रीइश्यू कितने में किया, ₹9 में। तो यहां पे ₹9 जो है और उसका ₹1 जो होगा वो डिस्काउंट बोला जाएगा, क्योंकि पर शेयर कंपनी को बैंक में कितना आएगा, पर शेयर ₹9 विल बी रिसीव्ड, और ₹1 उसने डिस्काउंट दिया क्योंकि यहां पे बोला है फुल्ली पेड। तो ₹10 में से ₹9 हम निकाल देते तो ₹1 बचता है, जो डिस्काउंट बोला जाएगा, जो फॉरफिचर में डेबिट होगा। और यहां पे क्वेश्चन पे क्या पूछा अभी वो देखते हैं, व्हाट इज द अमाउंट टू बी डेबिटेड टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट, जो हमने बोला वही, कितनी अमाउंट फॉरफिचर में जाएगी। देखो भाई कितना रीइश्यू हुआ, 1500, डिस्काउंट कितना दिया, ₹1। रीइश्यू वाली जो एंट्री करता है, बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मालूम है ना ये एंट्री, तो वहीं पे फॉरफिचर अकाउंट डेबिट होता है। और यहां पे पूछा भी यही गया है कि व्हाट इज द अमाउंट टू बी डेबिटेड टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट, यानी कि रीइश्यू वाली एंट्री जो होती है उसमें फॉरफिचर अकाउंट जो डेबिट होता है उसमें कितनी अमाउंट आएगी। तो सीधी बात, जो डिस्काउंट है वही तो फॉरफिचर में आता है। तो 1500 इंटू 1 तो कितना होगा, 1500 ही होगा एग्जैक्टली, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। A company forfeited 1000 share of ₹10 each, ₹7 being called up for the non-payment of ₹2 on first call। देखो भाई यहां पे 1000 शेयर्स, एक मिनट, एक जीरो ज्यादा कर दिया हमने, हाँ, तो 1000 शेयर कंपनी ने इश्यू किए थे, वो फॉरफिट कर दिया, क्यों भाई, तो वो ₹10 का शेयर था और उसमें से ₹7 तो कोल्ड अप किया था, लेकिन उसमें क्या किया, नॉन पेमेंट ऑफ ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल, यानी कि ₹2 नहीं दिया, इसलिए ₹5 दिया होगा। यहां पे ₹5 आर पेड एंड ₹2 इज नॉट। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है वो पढ़ते हैं। All these shares were reissued at ₹5 पर शेयर, अभी इसको 5 पर शेयर से रीइश्यू कर दिया। आगे, What will be the amount transfer to capital reserve account, यहां पे कैपिटल रिजर्व में कितनी अमाउंट जाएगी, चलो कैलकुलेशन करते हैं। 5 पेड है, ओके, तो देखो भाई 1000 शेयर्स इंटू 5, एक मिनट, 1000 शेयर्स इंटू जितना भी पे किया वो फॉरफिचर में आता है, ये हमें मालूम है, तो 5000 फॉरफिचर में आएगा, ये क्रेडिट होगा। क्लियर, ये तो हमें मालूम है। आगे, ऑल दिस शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹5 पर शेयर, यहां पे फुल्ली पेड वर्ड नहीं दिया, देखो याद रखना, तो यहां पे डिस्काउंट कितने का हम कैलकुलेट करेंगे भाई, कॉल्ड अप कैपिटल कितनी थी, ₹7 की, और रीइश्यू कितने में किया, ₹5 में, तो डिस्काउंट कितने का हुआ, ₹2 का, यानी हमें 1000 इंटू 2 करना है
तो ये हो जाएगा 2000 और ये हो जाएगा फॉरफीचर डेबिट। मालूम है ना, ये एंट्री हमें मालूम है, अगर फॉरफीचर की थियरी में मालूम है तो ये कैलकुलेशन बहुत ही ईजी है आपके लिए। तो अभी यहां पे पूछा ये गया कि कैपिटल रिजर्व में कितनी अमाउंट ट्रांसफर होगी, तो मैंने बताया था आपको कि जो फॉरफीचर क्रेडिट है उसमें से फॉरफीचर डेबिट माइनस कर दो, तो आपको जो भी डिफरेंस मिलता है दैट विल बी कैपिटल रिजर्व अमाउंट, यानी 5 - 2 यानी 3000। So 3000 is the correct answer here, which will be transferred to capital reserve. आगे, a company forfeited 100 share of ₹10 each issued at par for the non-payment of first and final call of ₹2.50. The share forfeiture account will be, क्या होगा? यहां पे देखो कितना पैसा कंपनी को दिया, क्योंकि यहां पे बोला है कि फॉरफीचर में कितना क्रेडिट होगा, क्योंकि री इश्यू कितने में किया वो तो यहाँ पे दिया नहीं, तो सीधी बात कि फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट होगा। क्रेडिटेड, लेकिन कितना क्रेडिटेड, यानी इन दोनों में से कोई एक आएगा, लेकिन कितना अभी वो देखना है। तो देखो कितना नहीं मिला, 2.50 नहीं मिला, यानी इसका मतलब ये होगा कि 10 रुपए में से 2.5 नहीं मिला तो 7.5 मिल गया। तो 7.5 मिल गया इंटू 100 कर दो, तो कितना होगा ये, ऑफ कोर्स 750 रुपए होगा, यानी कि ये आंसर हमारा सही है, क्रेडिटेड ₹750 टू फॉरफीचर अकाउंट। नेक्स्ट, बेटा लिमिटेड issued 10,000 shares of ₹10 each at 20% premium, which was oversubscribed to the extent of 5,000 share। 10,000 शेयर इश्यू किया था, लेकिन 5,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ गई, यानी 15,000 एप्लीकेशन आ चुकी होगी। ऑल मनी टू बी पेड ऑन एप्लीकेशन ओनली एंड शेयर्स वेर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस, यानी यहां पे ये बोला गया कि ऑल मनी यानी पूरा पैसा एप्लीकेशन के टाइम पे आ गया, और बाकी का जो भी वो प्रो राटा अलॉटमेंट कर दिया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, और अलॉटमेंट में सब में वो एडजस्टमेंट कर दिया, प्रो राटा अलॉटमेंट कर दिया। द कंपनी विल रिफंड, अभी यहां पे कंपनी कितना पैसा वापस करेगी, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, तो और उसमें यह भी बोला कि एक ही टाइम पे पूरा पैसा आ गया, तो फिर कितना पैसा वो पब्लिक को वापस करेगी, वो हमें कैलकुलेशन करना है। तो बहुत ही सीधी कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूं, कंफ्यूजन में आने की कोई बात नहीं है। देखो भाई कितनी एप्लीकेशन आई, 15,000 शेयर्स की, ओके। दूसरी बात, यहां पे ये बोला है कि पूरा पैसा एक साथ आ गया, तो 10 रुपए का शेयर और 20% प्रीमियम, 20% प्रीमियम यानी 2 रुपए, 10 रुपए का 20 यानी 2 रुपए, सो 10 + 2 कितना हुआ, 12 रुपए, यानी 12 रुपए के हिसाब से कंपनी को कितना मिला होगा, 1,80,000, ओके। कंपनी को कितना मिला होगा, 1,80,000। अभी यहां पे कंपनी ने कितने शेयर इश्यू किए थे, 10,000 इश्यू किए थे, ओके, और मैक्सिमम उसको 12 रुपए रखने हैं पर शेयर, 12 रुपए रखने हैं, तो 12 × 10 कितना होगा यहां पे, 120। तो इसका जो भी डिफरेंस आएगा दैट विल बी रिफंड अमाउंट, तो कितना डिफरेंस आएगा यहां पे, 60,000। तो ये जो 60,000 अमाउंट है वो पब्लिक को रिफंड करना है, क्योंकि वो कंपनी नहीं रख सकती। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेम द टाइप ऑफ शेयर कैपिटल विच इज शोन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। यहां पे ऐसे कौन से शेयर कैपिटल है विच इज शोन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कौन सी टाइप की कैपिटल, शेयर कैपिटल जो है वो उसमें बताई जाती है। सो द आंसर इज बी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ओके, क्योंकि कितना सब्सक्राइब किया पब्लिक ने बस वो यहां पे बताना होता है। सो दैट विल बी शोन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट इज L Limited forfeited Mr. M's share who has applied for 600 shares
and was allotted 400 shares। देखो भाई, यहां पे मिस्टर एम जो है उसने अप्लाई किया था 600 शेयर के लिए, लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ होगा, इसलिए उसको अलॉट किया कंपनी ने कितना, 400 400 शेयर अप्लाई किया, सॉरी अलॉट किया कंपनी ने। ओके, आगे बढ़ते हैं। 400 shares failed to pay allotment money of ₹4 per share including premium of ₹2। उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, 4 रुपए, और उसमें 2 रुपए तो प्रीमियम था, यानी कि अलॉटमेंट का जो पैसा है वो 2 + 2 ऐसे काउंट होगा। ये जो 2 है वो क्या है, प्रीमियम है, और वो उसने पे नहीं किया, 2 + 2 पे नहीं किया। आगे, ऑन विच ही हैड पेड एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹2 ओनली, उसने एप्लीकेशन का 2 रुपए दिया, दूसरा कुछ नहीं दिया। ओके, आगे, द जर्नल एंट्री फॉर द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। हाँ, अभी यहां पे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की एंट्री कैसे करनी है, जर्नल एंट्री फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियस अकाउंट विल बी, यहां पे ओपनिंग कॉल्स इन एरिया अकाउंट बोला यहां पे। चलो करते हैं। जर्नल एंट्री कैसे होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था कि अगर प्रीमियम नहीं मिलता है कंपनी को तो हम कैसे एंट्री देते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसपीआर अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरिया एंड टू फॉरफीचर अकाउंट। तो देखो यहां पे इस तरह की एंट्री कौन सी है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम, यहाँ पे बराबर है, ये एंट्री सही है। अभी ये भी उसके जैसी एंट्री है और ये तो उसके जैसी एंट्री नहीं है, तो बी और सी इन दोनों में से कोई एक है, ये तो मैं पता चल गया। अभी अमाउंट देखते हैं, तो अमाउंट में देखो तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यहां पे कितना होगा, तो मैंने आपको बताया था कि जितने शेयर अलॉट किए उसके ऊपर ही अमाउंट हमें कैलकुलेट करनी है। तो 400 शेयर्स उसको अलॉट किया, तो 400 इंटू 2 कितना होता है, 800 रुपए। तो 800 रुपए का प्रीमियम यहां पे भी है, यहां पे भी है, तो ये तो सही है। आगे यहाँ पे 1600, यहाँ पे भी 1600, तो ये भी सही है। तो दोनों में डेबिट वाला तो दोनों में सेम है, तो साला कंफ्यूजन यहाँ पे ये होता है कि कौन सा सही कौन सा गलत। तो इसको पकड़ने के लिए मैं आपको सीधा एक लॉजिक समझा देता हूं। यहाँ पे क्या बोला इन लोगों ने, कॉल्स इन एरियर अकाउंट हमें मेंटेन करना है, ऐसा बोला ना आपको। तो देखो भाई, उसने शेयर कैपिटल का पैसा उसने कितना दिया, टोटल कितना दिया होगा उसने, अगर हालांकि देखा जाए तो 400 के हिसाब से हमने कैलकुलेट तो किया, लेकिन और दूसरी बात कि यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया उसने 1600 रुपए, तो 400 इंटू 4 यानी उसने 1600 रुपए में से उसने कैलकुलेशन किया होगा, जो भी कंपनी उसने कैलकुलेशन किया होगा। पर भाई साहब यहाँ पे एग्जैक्टली देखा जाए तो ये जो मिस्टर एम है ना, उसने 600 शेयर का पैसा दिया है, उसने 400 शेयर का पैसा नहीं दिया, उसने 600 शेयर का पैसा दिया। तो यहाँ पे तो 400 शेयर कैलकुलेशन में आए, तो बाकी के 200 शेयर के पैसे उसको भी हमें कंसीडर तो करना पड़ेगा ना। तो बाकी के 200 शेयर का जो पैसा है वो यहां से माइनस होगा, क्योंकि वो कॉल्स इन एरिया नहीं है ना, उतना पैसा तो कंपनी को मिल गया है। इसलिए 200 इंटू एप्लीकेशन का पैसा कितना दिया कंपनी को, 2 रुपया दिया था, तो ये 400 रुपया यहां से माइनस होगा, तो ये हो जाएगा कितना, 1200 रुपये। सो एग्जैक्टली शेयर कैपिटल की अमाउंट 1600 रुपये बाकी नहीं है, कितनी बाकी है, 1200 रुपये बाकी। तो बस यही है इसका लॉजिक कि कॉल्स इन एरियर अगर आपको यहाँ पे बोला जाता है और यहाँ पे ये दो चीजें दी जाती है, अप्लाइड एंड अलॉटमेंट अलॉटेड शेयर्स, तो इस तरह का आपको कैलकुलेशन याद रखना पड़ेगा। तो 1200 वाला यही एक है, यहां पे ये अलग हो गया, इसलिए ये गलत और ये सही। तो इस तरह से इसकी कैलकुलेशन होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द डायरेक्टर्स ऑफ पॉलीप्लास्टिक लिमिटेड रिजोल्व दैट 200 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच बी फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹30 पर शेयर। देखो भाई, 200 शेयर्स थे, ₹100 each be forfeited for non-payment of the second and final call of ₹30।
यानी कि 70 रुपये पे हो चुका है। 30 रुपये पे नहीं किया, इसका मतलब क्या हुआ 70 रुपये पे हो गया। आगे आउट ऑफ दिस 150 शेयर्स वेर री इश्यूड। चलो भाई 200 में से उसने 150 इश्यू किया, ₹8.60 पर शेयर टू मोहित, मोहित को इश्यू किया। तो क्वेश्चन क्या भाई, हाउ मच अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। फिर से वही कैपिटल रिजर्व में कितनी अमाउंट आएगी, तो वही फॉरफीचर क्रेडिट माइनस फॉरफीचर डेबिट, बस यही तो हमें करना है। तो कैसे करना है बताता हूं। यहां पे 200 शेयर फॉरफिट किया, लेकिन इश्यू कितना किया 150, तो आपको इसको ध्यान में लेना है। 150 जितना इश्यू किया उसको ही ध्यान में लेना है। तो 150 और यहां पे भी 150 इंटू जितना पेमेंट हो चुका है उससे उसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी 15 7 जा कितना होगा 1050। और यहां पे कितना डिस्काउंट दिया कंपनी को, तो भाई एक मिनट, यहां पे हम थोड़ा गलती कर रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ 1050 नहीं 10,500 आएगा, सॉरी। और 150 इंटू 60 रुपीज पे कर दिया, तो 60 रुपीज से इश्यू किया, यानी 40 रुपए का डिस्काउंट दिया। तो यहां पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, तो 6000 आएगा यहां पे। तो डिफरेंस इसका कितना होगा 4500। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि कैपिटलिज्म में कितनी अमाउंट क्रेडिट होगी 4500। बहुत ही सीधी कैलकुलेट। जब भी आपको बात करें कैपिटल रिजर्व की तो याद रखो फॉरफीचर क्रेडिट फॉरफीचर डेबिट का डिफरेंस, बस दूसरा कुछ यहाँ पे है नहीं। और फॉरफीचर क्या होता है वो तो आपको मालूम ही होगा। नेक्स्ट, इफ अ शेयर ऑफ ₹10 ऑन विच ₹8 हैज बीन पेड अप इज फॉरफिटेड, इट कैन बी रीइश्यूड एट द मिनिमम प्राइस ऑफ। देखो भाई ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है। यहां पे ये बोला है कि 10 रुपए का शेयर था, वो 8 रुपए पेड किया था और फिर वो फॉरफिट कर दिया। और ये फॉरफिटेड शेयर जो है वो कितनी मिनिमम प्राइस से इश्यू कर सकते हैं, कितनी मिनिमम प्राइस। तो सीधी बात है कि 10 में से आपके पास कितने पैसे हो गया 8 रुपए तो आ गए ना, तो आपको कितने की जरूरत है अभी 2 रुपए की, क्योंकि आपको टोटल कितना चाहिए था 10 चाहिए था। 10 में से 8 तो आपको मिल गया है, तो आप मिनिमम 2 रुपए से तो इश्यू कर सकते हो ना, क्योंकि तो ही तो आपका 10 रुपए तो आपको मिल जाता है जो आपको चाहिए था। इसलिए इसका आंसर क्या होगा 2 पर शेयर मिनिमम, यानी ये जो डिफरेंस होगा इसका वही यहां पे आंसर आएगा मिनिमम अमाउंट। याद रखना लॉजिकल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, P Limited purchased the business of Q Limited for ₹5,50,000 payable in fully paid up shares of ₹10 each at a premium of 10%. Number of shares to be issued by P Limited will be। देखो भाई यहां पे एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद रही है और 5,50,000 के शेयर्स है, फुल्ली पेड अप है, 10 रुपीज ईच, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम भी दिया। तो 10 रुपीज का प्रीमियम 10% यानी कितना हुआ 1, यानी टोटल अमाउंट कितनी की हो गई 11 रुपए, यानी ये शेयर की प्राइस हो गई 11 रुपए पर शेयर। इसका मतलब ये होता है। और यहाँ पे अमाउंट दी गई 5,50,000, तो 5,50,000 को डिवाइड करते हैं हम 11 से, तो आंसर क्या आएगा इसका 50,000। इसलिए इसका आंसर होगा 50,000, क्योंकि यहां पे पूछा है नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 50,000 शेयर्स कंपनी ने इश्यू किए होंगे दूसरी कंपनी को खरीदने के लिए। आगे बढ़ते हैं। X Limited had allotted 10,000 shares to the applicants of 14,000 shares on pro rata basis. Application money on another 6,000 shares were refunded. The amount payable on the application was ₹2. Sita applied for 420 shares. The number of shares allotted to him। अभी यहाँ पे सीता जो है ना वो गर्ल है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे हर होना चाहिए, लेकिन हमें इसको इग्नोर करना है। हमें जो क्वेश्चन है बस वही देखना है, गलती हो जा रही है भाई, ह्यूमन बीइंग है। आगे बढ़ते हैं।
सीता अप्लाइड 420 शेयर्स, उसने अप्लाई किया था, देखो भाई यहां पे अप्लाइड 420 शेयर्स, ओके। द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू हिम, उसको कितने शेयर्स अलॉट किए होंगे। तो मैंने ये आपको समझाया कि अलॉटेड अप्लाइड, याद है ना आपको। हाँ, तो यहां पे अप्लाइड के नीचे अप्लाइड आएगा इनटू अलॉटेड, ये फॉर्मूला आपको लेनी है। तो अप्लाइड शेयर्स कितने हैं 420, और यहां पे देखो टोटल कितनी एप्लीकेशन आई थी 14,000, क्योंकि 6,000 को तो रिफंड कर दिया, यहां पे लिखा है 6,000 आर रिफंडेड, तो हमें 40,000 को लेना है इनटू अलॉटेड शेयर यानी इश्यूड शेयर, याद रखना मैंने ये आपको समझाया 10,000, ओके। चलो अभी हम इसको कैलकुलेशन करते हैं, तो 0 0 0 कैंसल, और 14 3 जा, तो 30 इंटू 10 यानी कितना हुआ 300। तो यहां पे डी ऑप्शन यहां पे सही दिख रहा है आपको, डी 300 शेयर्स वुड बी अलॉटेड टू सीता। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। इफ अ शेयर ऑफ ₹10 on which ₹8 has been called and ₹6 paid is forfeited, the share capital account should be debited with। यहां पे क्वेश्चन ध्यान से देखो, 10 रुपए का शेयर था, 8 रुपए कॉल्ड अप किया, उसमें से 6 रुपए पे किया और उसको फॉरफिट कर दिया, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितनी अमाउंट से होगा। मैंने आपको ये समझाया है भाई साहब, शेयर कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करोगे तो कॉल्ड अप कैपिटल की अमाउंट से डेबिट करोगे, क्योंकि 10 में से कितना कॉल्ड अप हुआ है 8 रुपए, तो आपको वो 8 रुपए से ही डेबिट करना है, इसलिए यहां पे ये सही आंसर है। क्लियर, चलो आगे। 23rd, a company issued 10,000 shares of ₹10 each at a par for which applications were received for 50,000 shares। 10,000 शेयर इश्यू किए थे, लेकिन एप्लीकेशन कितनी मिली 50,000, 40,000 एप्लीकेशन ज्यादा मिल गई। अमाउंट कॉल्ड अप ऑन एप्लीकेशन 4 each on allotment ₹3 and final call remaining। चलो ये तो सही है, आगे बढ़ते हैं। अमाउंट शेयर्स वेर allotted on pro rata basis, excess money will be refunded, excess money रिफंड कर दिया। आफ्टर यूटिलाइजेशन फॉर अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल द बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विथ रुपीज। भाई बैंक अकाउंट कितने रुपए से क्रेडिट होगा, फिर से वही कैलकुलेशन, ऐसा क्वेश्चन हमने आगे देख लिया था, तो उसी टाइप का यही क्वेश्चन है। तो सीधा हम ऐसा करते हैं कि 50,000 जो है उसके सामने एप्लीकेशन के टाइम में कितना पैसा आया 4 रुपए, तो 50,000 इंटू 4 यानी कितना होगा ये 2 लाख, ओके। और शेयर्स कितने हैं 10,000, और कितने का एक शेयर है 10 रुपए का एक शेयर है, तो टोटल अमाउंट कितनी कंपनी को चाहिए 1 लाख ही चाहिए ना, और कंपनी को ऑलरेडी कितना मिल गया है, यू कैन सी 2 लाख मिल गया, इसलिए कंपनी कितने रिफंड कर देगी भाई 1 लाख रुपीस, क्योंकि उससे आगे कंपनी मंगवाएगी नहीं पैसा, उसको जितना पैसा चाहिए था उतना तो उसको मिल गया, तो उससे ज्यादा वो कंपनी क्यों मंगवाएगी, इसलिए कंपनी यहाँ पे 1 लाख रुपए जो ज्यादा आ गए वो रिफंड कर देगी, बात खत्म हो गई, चैप्टर क्लोज हो गया कंपनी का, हमारा नहीं, ओके। तो 1 लाख रुपए यहां पे रिफंड करेगी, इसलिए 1 लाख रुपए का आंसर यहां पे सही है। नेक्स्ट इज 24, अ कंपनी forfeited 2,000 shares of ₹10 each issued at 20% premium to be paid at the time of allotment on which ₹8 is called up। देखो भाई 10 रुपए का शेयर था, 20% प्रीमियम हुआ,
यानी +2, तो हो गया ये शेयर 12 रुपए का। उसमें से कंपनी ने कितना पैसा मंगवाया? 8 रुपए। कंपनी ने 8 रुपए मंगवाया। कंपनी नॉट रिसीव ₹4 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। अभी कंपनी को क्या नहीं मिला? कंपनी नॉट रिसीव ₹4 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि 2+2 अलॉटमेंट के टाइम कंपनी ने पैसा मंगवाया होगा प्रीमियम का। ओके, चलो आगे। एंड ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का पैसा भी कंपनी को नहीं मिला। What will be the amount debited to share capital account? यहां पे शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा डेबिट होगा? ओके, चलो अभी ये शेयर्स तो फॉरफिट हो चुके हैं, तो 2000 इनटू यहां पे कॉल्ड अप कैपिटल ऐसा कुछ दिया नहीं? दिया ना, सीधी बात। तो यहां पे कॉल्ड अप कैपिटल तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं, जब भी फॉरफिचर की एंट्री करते हैं तब वहां पे जो भी फेस वैल्यू होती है हमें वही लेनी होती है। तो इनटू 10 लेना है, यानी ये कितना हो जाएगा? 20,000। सो 20,000 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहां पे पूछा क्या है, व्हाट विल बी द अमाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना डेबिट होगा? हमें एंट्री तो मालूम ही होनी चाहिए ना, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसपीआर अकाउंट डेबिट, टू फॉरफिचर, टू कॉल्स इन एरियर, ये एंट्री में मालूम होनी चाहिए। तो बस यहाँ पे शेयर कैपिटल में आपको क्या लेना है? फेस वैल्यू लेनी है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है जितने शेयर फॉरफिचर किए उससे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आगे चलो, वेट अ मिनट, इसको हम निकाल देते हैं ताकि दूसरा क्वेश्चन जो है वो हम कर सके। ओके, चलो, हाँ, अपार लिमिटेड forfeited 4,000 shares of ₹20 each, fully called up। ओके, 20 रुपीज का एक शेयर था, हाँ। ऑन विच ओनली एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹6 हैज बीन पेड। इसमें से 6 रुपए दिया, 6 रुपीज आर पेड, यानी 14 रुपीज अनपेड। ओके, चलो आगे, आगे की हिस्ट्री क्या है देखते हैं, बताना तो पड़ेगा इसको। चलो, आउट ऑफ दिस 2000 शेयर्स वेर रीइश्यूड, भाई 2000 शेयर रीइश्यू किया। ओके, चलो आगे, वो भी हमें पता चल गया। एंड 8,000 हैज बीन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। भाई यहां पे थोड़ा उल्टा दिया। अब तक हमें क्या पूछते थे ये लोग, कैपिटल रिजर्व में कितनी अमाउंट क्रेडिट होगी, यही हमें पूछते थे ना। अब यहाँ पे हमें कंफ्यूज करने के लिए इस लोगों ने क्या किया, कैपिटल रिजर्व की अमाउंट इन लोगों ने दे दी 8,000 रुपए। कैलकुलेट द रेट एट विच दिस शेयर्स वर रीइश्यूड। भाई साहब कंफ्यूज क्वेश्चन दे दिया इन लोगों ने, कितने में इन लोगों ने शेयर रीइश्यू किया होगा। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें अपना लॉजिक चालू रखना है, बस अपना माइंड ओपन रखो, खुद ब खुद ये आंसर आपको मिल जाएगा। चलो देखो भाई, आपको ये मालूम होना चाहिए कि कैपिटल रिजर्व की अमाउंट हमें कैसे मिलती है, ये तो आपको मालूम ही होगा। फॉरफिचर क्रेडिट, फॉरफिचर डेबिट, मालूम है ना आपको, पता है ना आपको। अभी फॉरफिचर क्रेडिट में क्या आता है, जो अमाउंट फॉरफिट की होगी जो भी शेयर्स, उसमें जो अमाउंट पेड की जाएगी वो अमाउंट फॉरफिचर क्रेडिट में आएगी। और मैंने ये भी बोला है कि जितने शेयर्स आपको, भले ही यहाँ पे ये दिया कि सॉरी ये है क्वेश्चन, हाँ 4,000 शेयर फॉरफिट कर दिया, लेकिन उसके सामने रीइश्यू कितना किया, 2,000 शेयर्स रीइश्यू किया। तो आपको यहाँ पे 2,000 के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। और कितना पे किया है, 6 रुपीज पे किया। ओके, तो 6 रुपीज के हिसाब से कितना होता है, ये 12,000 होता है। अभी देखो, फॉरफिचर डेबिट की अमाउंट आपको कब पता चलती है, जब रीइश्यू पे अमाउंट दी जाती है तब। लेकिन वो तो हमें यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज द रेट ऑफ रीइश्यू, वो तो हमें पूछा गया, इसलिए वो तो हमें फाइंड आउट करना है। इसलिए यहाँ पे इन लोगों ने कैपिटल रिजर्व की अमाउंट दे दी, जो हम हर वक्त फाइंड करते हैं। वो यहाँ पे दे दी है, कितनी दी है, 8,000 रुपए। तो 8,000 रुपये हम यहां पे लिख देते हैं। तो 12 में से 8,000 को माइनस कर दो, तो जो डिफरेंस आएगा वो यहां पे आएगा।
4000। अभी कितना शेयर इश्यू किया, इश्यू कितना किया, 2000 शेयर इश्यू किया ना, तो 2000 इंटू कितना करेंगे तो 4000 होते हैं, 2 2 जा 4, सीधी बात। इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी ने फेस वैल्यू के ऊपर कितना डिस्काउंट दिया होगा, 2 रुपए का, क्योंकि ये जो फॉरफीचर डेबिट करते हैं वो डिस्काउंट होता है, तो कंपनी ने 2 रुपए का डिस्काउंट दिया होगा। इसका मतलब यह होगा कि कंपनी ने कितने में इश्यू किया होगा, वो पता चल गया ना आपको, यस, 20 में से गए 2 तो कितना बचा, 18 एग्जैक्टली। सो 18 इज द राइट आंसर, यहां पे 18 पर शेयर आंसर आएगा। बहुत ही सीधा है, कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है यहां पे। चलो आगे, स्टार लिमिटेड issued 10,000 equity shares of ₹100 each at premium of 20%. Mamta, who had been allotted 2,000 shares, did not pay the first and final call of ₹5 per share. On forfeiture of Mamta's share, amount debited to security premium reserve account will be. देखो भाई, यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट की वैल्यू आपको पूछी गई है। अभी एक बात बोलो मैं आपको, यहां पे आपको बोला तो है कि प्रीमियम ऑफ 20% ममता हु हैड बीन अलॉटेड 2000 शेयर्स डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹5 पर शेयर। अभी एक सीधा लॉजिक हम यूज करते हैं, 100 का शेयर है, 20% यानी 20 रुपीज, तो ये शेयर हो गए 120 का। क्लियर। अभी ये लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई शी डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹5 पर शेयर, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 5 रुपीज नहीं दिया, तो चलो भाई यहां पे 5 रुपीज माइनस कर देते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने 115 रुपए दिए। अभी प्रीमियम की अमाउंट 20 रुपए की है, तो इसका मतलब क्या होता है कि 95 रुपीज पर शेयर कंपनी को मिल गए होंगे और 20 रुपीज प्रीमियम का भी मिल गया। तो क्या यहां पे हमें ये जो पूछा गया है कि अमाउंट डेबिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, फोर फीचर में क्या हम एसपीआर अकाउंट डेबिट करेंगे? यहां पे आंसर इज नो। एसपीआर अकाउंट हम ओपन ही नहीं करेंगे, वहां पे कुछ अमाउंट आएगी ही नहीं, क्योंकि वो तो कंपनी को ऑलरेडी मिल गई है, तो हम क्यों डेबिट करेंगे? इसलिए आंसर आएगा डी, नील, कुछ भी अमाउंट नहीं आएगी। नेक्स्ट इज ओके, सो दिस इज अ केस बेस्ड क्वेश्चन फॉर यू। यहां पे दिया है निदिया लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अप्रैल 2021 विथ रजिस्टर्ड ऑफिस इन मुंबई। द कैपिटल क्लोज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रिफ्लेक्टेड a रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ 8 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each एंड 1 लाख प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹50 each। इसका मतलब ये होता है कि ये जो निदिया लिमिटेड कंपनी है उसकी ऑथोराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड यानी ऑथोराइज कैपिटल 8 लाख इक्विटी शेयर की है और 1 लाख प्रेफरेंस शेयर की है। क्लियर, उसमें से उसने इश्यू किया होगा। चलो आगे, सिंस सम लार्ज इन्वेस्टमेंट्स वेर रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग एंड मशीनरी द कंपनी इन कंसल्टेशन विथ वेंडर्स। अभी उसको कुछ मशीनरी खरीदनी है, कुछ भी खरीदना है, तो इसलिए उसने एक वेंडर का कांटेक्ट किया जो था मैसर्स वीपीएस एंटरप्राइज। उसने उसको इश्यू किया शेयर्स, 1 लाख इक्विटी शेयर इश्यू किया और 20,000 प्रेफरेंस शेयर इश्यू किया। ए पार वैल्यू से, प्रीमियम से नहीं, पार वैल्यू यानी देखो भाई यहाँ पे 10 रुपए का इक्विटी शेयर है और 50 रुपीज का प्रेफरेंस शेयर है, तो ये पार वैल्यू है और उसी वैल्यू से उसने इश्यू किया वेंडर को। आगे की स्टोरी क्या है देखते चलो। यस, preference shares at par to them in full consideration of assets acquired. Besides this, the company issued 2 lakh equity shares for cash at par payable. अभी इसके सिवा कंपनी को कुछ कैश की जरूरत थी, इसलिए उसने 2 लाख इक्विटी शेयर इश्यू किए। अभी ये जो 2 लाख इक्विटी शेयर इश्यू किए उसमें 3 रुपए की एप्लीकेशन का पैसा, 2 रुपए अलॉटमेंट का पैसा, 3 रुपया फर्स्ट कॉल का और 2 रुपया सेकेंड एंड फाइनल कॉल का। इस तरह से कंपनी ने 4 स्टेप में 2 लाख शेयर का पैसा मंगवाया शेयर होल्डर के पास से। टिल डेट सेकंड कॉल हैज नॉट येट बीन मेड एंड ऑल द शेयर होल्डर्स हैव बीन एक्सेप्ट। देखो भाई, अब तक कंपनी ने सेकंड कॉल नहीं किया है, बात याद रखना, सेकंड कॉल कंपनी ने नहीं किया, यानी कि कंपनी ने 2 रुपये नहीं मंगवाए।
ओके, चलो तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, मिस्टर अजय हु डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड कॉल्स ऑन दिस ऑन हिज 300 शेयर्स एंड मिस्टर विपुल हु डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल ऑन हिज 200 शेयर्स। एक तो है मिस्टर अजय, मिस्टर ए, उसने 300 शेयर के ऊपर कितना पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट एंड कॉल्स का पैसा नहीं दिया। देखो भाई अभी कॉल्स यानी हमें फर्स्ट कॉल ही लेना है, हमें सेकंड कॉल नहीं लिया, क्योंकि सेकंड कॉल तो कंपनी ने मंगवाया नहीं, इसलिए हमें फर्स्ट कॉल ही ध्यान में लेना है यहाँ पे। तो कितना पैसा उसने नहीं दिया, तो भाई अलॉटमेंट का कितना है, देखो 2 रुपया है, और फर्स्ट कॉल का है 3 रुपया, तो 2 + 3 कितना हुआ, 5 रुपीज, यानी कि उसने 5 रुपए नहीं दिया पर शेयर। ओके, 5 रुपए उसने नहीं दिया। और आगे मिस्टर विपुल हु डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल ऑन हिज 200 शेयर्स, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। एक मिनट, यहां पे इसको निकाल देते हैं हम, और हम क्या लिखेंगे, उसने जितना पैसा दिया वो लिखेंगे। ओके, तो देखो भाई मिस्टर ए ने कितना पैसा दिया होगा, टोटल 2 रुपया नहीं मंगवाया कंपनी ने, सेकंड कॉल का पैसा नहीं मंगवाया, यानी 8 रुपए मंगवाए। 8 रुपए में से 5 रुपए कंपनी को नहीं दिया, यानी 3 रुपया ये मिस्टर ए ने दिया, और इसने तो क्या किया है, फर्स्ट कॉल का पैसा ही नहीं दिया, यानी कि उसने 2 + 3 यानी 5 रुपीज तो दे दिया। चलो आगे की स्टोरी क्या है देखते हैं, इसके ऊपर से यहां पे क्वेश्चन पूछे गए वो देखते हैं। शेयर्स इश्यूड टू वेंडर्स ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी मैसर्स वीपीएफ एंटरप्राइजेस वुड बी क्लासिफाइड एज अभी इसको हम क्या बोले जाए, क्या बोलेंगे इसको, तो यहां पे 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, एग्जैक्टली राइट, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, क्योंकि मशीनरी खरीदने के लिए तो आपने शेयर इशू किया, इसलिए इसको हम सी ऑप्शन बोलेंगे, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज हाउ मेनी इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी हैव बीन सब्सक्राइब्ड, कंपनी के कितने शेयर्स सब्सक्राइब हुए हैं। देखो भाई कंपनी ने कितने शेयर इशू किए, 2 लाख, और 2 लाख में से कंपनी को कितना पैसा मिला, अभी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले तो हम ये ना, ये जो 300 + 200 वाला जो है इसको हम निकाल देते हैं, तो इसको माइनस कर दे 500, तो ये कितना बचेगा, 1,99,500 बचेगा। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कितने से, 8 रुपए से, 8 रुपए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 8 5 ज़ा 44, 8 9 ज़ा 72, 76 7, 8 9 ज़ा 72 एंड 79, 8 1 ज़ा 8 एंड 7 यानी 5। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे, हम थोड़ा कैलकुलेशन कर देते हैं कैलकुलेटर में, एक मिनट। हाँ, हमारा टाइम भी जा रहा है, तो वेट 10 मिनट। 1,99,500 इंटू 8, यस कैलकुलेशन तो सही थी, 159,600। हाँ, और मिस्टर ए ने कितना पैसा दिया, 300 इंटू 3 यानी 900 उसने दिया, और 200 इंटू 5 यानी 1000 इसने दिया, तो टोटल कितना हुआ भाई, 1900। ओके, 159,7900। अभी क्वेश्चन क्या था, यस 159,7900। ओके, तो देखो भाई यहाँ पे ऐसी कोई अमाउंट हमें नहीं दिख रही है, क्योंकि सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 8 रुपए के हिसाब से होनी चाहिए, नहीं कि 10 रुपए के हिसाब से, इसलिए यहां पे आंसर हो सकता है नन ऑफ दिस। आई हैड डाउट इन दिस, बट
आई थिंक इट विल बी नन ऑफ दिस आंसर. चलो, नेक्स्ट इज हाउ मेनी इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी हैव बीन सब्सक्राइब्ड. ओ सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक इट इज. थोड़ा क्वेश्चन में हमने गलती कर दी, क्वेश्चन समझने में मैं गलती कर दी. यस, द क्वेश्चन इज हाउ मेनी शेयर्स, कितने शेयर सब्सक्राइब हुए, वो हमें पूछा गया. हम भी बहुत गलती कर देते हैं. तो देखो भाई, यहाँ पे टोटल कितने शेयर सब्सक्राइब हुए हैं वो हमें पूछा गया. तो स्टोरी हम देख लेते हैं फिर से. कितने शेयर्स वीपीएस को अप्लाई किया है, 1,20,000 और ये दो, यानी 3,20,000 होता है. लेकिन 3,20,000 सब्सक्रिप्शन में नहीं है, इसलिए नन ऑफ दिस ही आएगा. क्योंकि टोटल इश्यू किया 2 लाख और वो 2 लाख भी यहाँ पे नहीं दिया, तो नन ऑफ दिस ही आएगा यहाँ पे. क्योंकि जो नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी ने सब्सक्राइब करने के लिए नंबर ऑफ अमाउंट दिए 2 लाख की, वो अमाउंट यहाँ पे दी ही नहीं है. सो द आंसर इज नन ऑफ दिस, आई थिंक सो. चलो, नेक्स्ट इज व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर. यहां पे क्या हमको प्रीमियम दिया है, नो प्रीमियम इज गिवन. सो यहां पे ये आंसर है नील. ओके, एंड फाइनली व्हाट अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल वुड बी रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट. तो देखो भाई, 2 लाख शेयर्स जो थी उसमें से 500 शेयर तो माइनस हो गए, तो 1,99,500 इंटू हमें 8 करना पड़ता है, और 1,99,500 इंटू 8 ये होता है 159,600. ओके, यानी कि 15,96,000. फिर जो आगे का था मिस्टर ए एंड मिस्टर 300 इंटू 300 इंटू 3 एंड 200 इंटू 5. ओके, 300 इंटू 3 एंड 200 इंटू 5, ये हो गया 900 रुपये और ये हो गया 1000. तो ये टोटल कितना हुआ था, प्लस 1900, यानी कि 159,790 आया था. ओके, और इसमें और क्या आएगा, तो भाई ये भी आएगा जो कंपनी ने इश्यू किया था इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर. तो कितना इश्यू किया, 1 लाख इक्विटी शेयर और उसकी प्राइस क्या थी 10 रुपीज, यानी 10 लाख हुआ. और 20,000 प्रेफरेंस शेयर, उसकी प्राइस क्या थी 50, यानी 20,000 इंटू 50, ये भी कितना हुआ 10 लाख ही हुआ. ये तो 10 लाख प्लस 10 लाख, यानी ये कितना हुआ 20 लाख. तो ये टोटल कितना होगा 20 प्लस 15 यानी 35. तो एक मिनट, यहाँ पे हम गलती कर रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है. जस्ट आई वांट टू डू कैलकुलेशन फॉर दैट. 2 लाख माइनस 500 इंटू, अच्छा, व्हाट अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल वुड बी, अच्छा अच्छा अच्छा, व्हाट अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल वुड बी रिफ्लेक्टेड, उसमें तो 10 लिया जाएगा, उसमें 10 लेना पड़ेगा हमें. तो 10 के हिसाब से हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, ये हमें थोड़ी गलती करनी की है हमने. चलो, यहाँ पे ये नहीं आएगा, अमाउंट आएगी यहाँ पे 1 लाख, सॉरी 19,95,000 आएगा यहाँ पे. तो प्लस हम करेंगे 1,900 और प्लस करेंगे 20 लाख. यस, तो अभी हमें आंसर यहाँ पे मिल रहा है दिस वन, सी, 39,97,900. सो इस हिसाब से हमको ये टोटल मिल जाता है, एक मिनट,
हाँ, तो इस हिसाब से हमें फाइनल इसका भी टोटल मिल गया और आंसर मिल गया इसका। थोड़ी देर लगी लेकिन आंसर तो मिल गया। तो इस तरह से 30 एमसीक्यू शेयर कैपिटल चैप्टर में हमने देखे। तो थैंक यू तो बनता है, क्योंकि आपने अब तक हमें देखा है और सुना भी है और ये एंजॉय भी किया होगा और आपको मजा भी आएगा, आई होप। तो बस इस तरह से कंटिन्यू रहना है और आगे बढ़ना है। सो नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी समथिंग न्यू चैप्टर वी विल सी। कौन सा चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, शेयर करना मत भूलना, और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक तो बनता है। गुड बाय एंड जय हिंद। थैंक यू।